हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग जेई मेंस 30 जनवरी 2023 की मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर का डिस्कशन करेंगे। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं डायरेक्टली। करा है टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स आइडेंटिफाई द कंपाउंड यूज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। ट्यूमर जो होता है बेसिकली एक तरह का कैंसरस सेल होता है, तो उसे ट्रीट करने के लिए प्लेटिनम कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। सिस प्लेटिन उसमें मेन है, और उसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिस प्लेटिन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग इसे प्लेटिनम के कह देंगे। तो आंसर इसका जो आ जाएगा हमारे पास डी आ जाएगा। सिस प्लेटिन बहुत इंपॉर्टेंट एंटी कैंसरस ड्रग है, तो इसके लिए हम लोग ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है मैट्रिक्स है। ये कह रहा है कि क्लोरीन की रिएक्शन CH3 Na के साथ कराई और CH3। देखो इसमें नाम पूछा गया भाई, लोगों प्रोडक्ट दिया है, नाम पूछा गया है। मैं कहता था ना कि नाम याद करना, नाम याद करना, देखो नाम ही पूछ लिए गया। तो इस रिएक्शन को कहते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। सेकेंड वाली में जब दोनों एल्काइल होती हैं और Na यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड फिटिक रिएक्शन। ठीक, ये रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन है और ये वाली फिंकलस्टीन है। ये सबको एनसीईआरटी में लिखी हुई रिएक्शन है, सिंपल सिंपल है भाई। नाम याद रखने आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, है ना, तो नाम याद करना है। तो फर्स्ट का 4 आ गया, ए का 4 आ गया, बी का आ गया, ए का आ गया 2, सॉरी ए का आ गया 2, 4 नहीं, ए का आ गया 2, बी का आ गया 1, ए का 2, बी का 1, 1 और 4 में दिया हुआ है। सी का आ गया 4, सी का 4, यानी सी ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन सही है, तो इसे हमने डी पे क्लिक कर दिया। ठीक, फोर्थ ऑप्शन सही है। सिंपल क्वेश्चन था, नाम याद रखेंगे ही रखेंगे, कोई और ऑप्शन है नहीं हमारे पास में, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम लोग जानते हैं, सबसे ज़्यादा जो बेटर डोनर होते हैं हम लोग लिखते हैं क्या, पहले डोनर जो होते हैं। अगर हम ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ लिखें तो हम लिखते हैं क्या कि हेलोजन डोनर्स, देन नाइट्रोजन डोनर्स, देन कार्बन डोनर्स। तो ये एक जनरल ऑर्डर लिखा जाता है। ठीक, तो इसमें नाइट्रोजन वाले आगे आएंगे और हेलोजन के बीच में, यहाँ पे हेलोजन के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक और टाइप के डोनर जो ऑक्सीजन डोनर है वो लिख लेता हूँ, ऑक्सीजन डोनर। तो C2O5 क्या है, C2O4 क्या है हमारा ऑक्सीजन डोनर। ये नाइट्रोजन डोनर्स हैं, ये कार्बन डोनर है, ये ऑक्सीजन डोनर है। अब सबसे सही ऑप्शन नहीं, फोर्थ ही दिख रहा है, तो फोर्थ पे क्लिक कर देते हैं हम लोग। ठीक, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ऑर्डर सही है, बाकी किसी में ऑर्डर सही नहीं, सल्फर के पीछे ही आएगा, कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा याद रखने की से। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ड्यूरिंग क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ SO3, SO3 लिखा है मेरे भाई, है ना, SO3 2-। ठीक, यूजिंग H2SO4 SO2 गैसेज evolved which turns K2Cr2O7 एसिडिफाइड K2Cr2O7 को क्या कर देती है, ग्रीन कर देती है। हम लोग जानते हैं क्रोमियम +6 से एसिडिक मीडियम में कहाँ जाता है, +3 में जाता है, और यहाँ पे ये ग्रीन हो जाता है और यहाँ पे ये ऑरेंज था। ठीक है, तो रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन है K2Cr2O7 प्लस SO2 से रिएक्शन करानी है, प्लस H2SO4 will give you what, K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O। ठीक है, तो रिएक्शन लिख दी है। ये ऑरेंज कलर का होता है और ये रेड कलर का होता है, तो ध्यान रख पाएंगे हम लोग आसानी से आंसर। सॉरी, ऑरेंज की जगह ग्रीन, रेड लिख दिया यार, ये ग्रीन होता है, सॉरी, पता नहीं क्या सोच के लिख दिया, रेड पेन से लिख रहा हूँ, सर ऐसा हो रहा है शायद, तो ग्रीन हो गया ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन थोड़े से हौले से पढ़ के धीरे धीरे सॉल्व करने होते हैं, तो देख लेते हैं क्या करा।
कह रहा है इन एक्सपेंसिव साइंस इंस्ट्रूमेंट्स सिलिका जेल इज केप्ट इन द वॉच ग्लास और इन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बैग। ये बिल्कुल सही बात है। हम लोग जब वाटर बॉटल लाते हैं तो उसमें सिलिका जेल जो छोटी छोटी बॉल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, सिलिका जेल की होती है। उन्हें कभी खाना वाना नहीं भैया ना, ठीक। सिलिका जेल एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एयर वाया एब्जॉर्प्शन, दस प्रोटेक्ट द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम वाटर कोरोजन रस्टिंग एंड प्रिवेंट माल फंक्शनिंग। बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए बॉटल्स में जो थोड़ा बहुत एयर में जो मॉइस्चर होगा उसे भी सिलिका जेल क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए कोई भी नया प्रोडक्ट यूटेंसिल्स भी हम खरीदते हैं तो उसमें भी हमें ये चीज़ें मिलती है रखी हुई साइंटिफिक एपरेटस का। तो रीज़न इसका 4 सही हो गया। 4th इसका सही एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी और स्टेटमेंट भी ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैप्रोलैक्टम व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर गिव्स। तो कैप्रोलैक्टम होता कैसा है, कैप्रोलैक्टम एक 7 मेंबर्ड की नाइट्रोजन की रिंग है जिसमें एमाइड रिंग है। इसे वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये ओपन चेन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसे हीट करते हैं तो इससे एक पॉलीमर बनता है जिसे हम नायलॉन 6 कहते हैं, ठीक। तो कैप्रोलैक्टम बनाते कैसे हैं, अगर कैप्रोलैक्टम बनाने की प्रिपरेशन देखनी हो तो क्या करेंगे, इसे नीचे उठा के रख लेते हैं थोड़ा। साइक्लोहेक्सेनोन की रिएक्शन NH2OH से कराते हैं एट pH 3 to 5 और इसे हीट करते हैं तो इससे ऑक्साइम बन जाता है, और फिर इसे H+ के H3O+ के साथ ट्रीट कराते हैं तो ये कैप्रोलैक्टम बन जाता है। एंड दिस रिएक्शन, पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड बेकमैन रीअरेंजमेंट। नाम पूछे जा रहा है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ बेकमैन रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब ये कहना एनसीईआरटी में कहा थी भाई, एनसीईआरटी में ये पॉलीमर चैप्टर में दिया हुआ है लेकिन रिएक्शन नहीं दी हुई है ना कि कैप्रोलैक्टम बनाते कैसे हैं, इसलिए पूछी भी नहीं गई। लेकिन हम लोग एडवांस के पर्पज से भी इस बात को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चंस ध्यान रखना ही हमारी जिम्मेदारी है कि कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर हमने टिक कर दिया, नायलॉन 6 आ गया। अगला क्वेश्चन भी ऑर्गेनिक को डेडिकेटेड है। क्या कह रहा है, द मेजर प्रोडक्ट A and B रिस्पेक्टिवली आर। तो जब कोल्ड से कराइए H2SO4 से रिएक्शन, जब कोल्ड से कराएंगे तो बेसिकली होगा क्या कि जो कार्बोकैटायन बनेगा उस पर फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, कंडीशंस कोल्ड है और यहाँ पे SO3H जुड़ के रह जाएगा। तो SO3H जुड़ने वाला एक ऑप्शन तो 1 दिया हुआ है और एक ऑप्शन 3 दिया हुआ है। चलो देख लेते हैं दोनों में से कौन है। अब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 को जब हीट करेंगे तो पहले हम बनाएंगे कार्बोकैटायन इससे, तो एक ये कार्बोकैटायन बन गया। जो कार्बोकैटायन बना उस पे नया वाला जो कंपाउंड है हमारा दूसरा एल्कीन, वो क्या करेगी, एज एन न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगी। तो ये कार्बन इससे जुड़ जाएगा जाके, तो बन जाएगा CH3 CCH3 CCH3 CH2, C पे आ गया प्लस और यहाँ पे आ गया CH3 और CH3, ठीक है। फिर क्योंकि हीटिंग कंडीशन दी है तो अल्फा से H निकाल देंगे, वो 3 डिग्री पहले से ही हो रखा है, तो इससे H भी निकाल देंगे और क्या बनाएंगे, CH डबल बॉन्ड C CH3 और CH3। देख लो भाई, इसे क्या करा हमने, पहले एल्कीन पे अटैक करा, कार्बोकैटायन बनाया, एल्कीन पे अटैक करा के फिर अल्फा से H निकाल के एल्कीन बना दी। तो ये एल्कीन बिल्कुल C ऑप्शन से मैच कर रही है, ऊपर वाले से तो मैच नहीं कर रही, तो आंसर इसका 3 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन इन जनरल हम लोग नहीं करते कराते हैं, लेकिन फिर भी करा जा सकता था ऑप्शंस को देखते हुए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आएगा तो हमें क्वेश्चन करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड विच वन इज एंटा एसिड। एंटा एसिड हम लोग रेंटेक घर में सबके रखी होती है, रेंटेक रेंटेड ही नहीं होती है बेसिकली, तो ये एंटा एसिड है, एंटा एसिड है ये।
ठीक। जो मेप्रोबामेट है ये ट्रैंकुलाइजर है, ये एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज होती है, एग्जाम में जो एंजाइटी होती है उसे भी ठीक कर देती है ये। ठीक। टर्फेनाडीन जो होती है वो एंटी एलर्जिक है, और जो ब्रोमफेनिरामीन जो है ये हमारी एंटी हिस्टामिन है। तो इनके नाम हम लोग याद रखेंगे क्योंकि ये फिर से रिपीट टेलीकास्ट हो सकता है, इनका पूछे जा सकते हैं। भैया मेडिकल वाले मतलब ये तो दवाइयों के नाम हम ये तो बड़े मुश्किल काम है, लेकिन याद तो रखना ही क्योंकि पेपर तुमने देना, हमें देना नहीं। ठीक। तो इन्हें याद ही रखो और मतलब कहीं कहीं नोट्स में लिखते रहो, एक जगह जो जो नाम नया मिलता है, जो मेंस के पेपर पास्ट ईयर में मिलता है लिखो, उन्हें याद रखो, वही रिपीट होते हुए वही आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द वेट टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कैटायंस बाय प्रेसिपिटेशन which transition element cation does not belongs to group 4 in the quantitative inorganic analysis। अरे यार, अब ग्रुप 3 में कौन कौन होता है, Al क्रोमियम 3+ और Fe3+। इसे अगर वैसे याद रखना निमोनिक की तरह तो याद रखो, आलू करे फिक्र, आलू Al से आलू करे Cr, Fe से फिक्र, आलू करे फिक्र। ठीक। ग्रुप 4 में कौन कौन होता है, Zn2+, Mn2+, CO2+ और Ni2+। तो इसका निमोनिक क्या याद रखेंगे, जाने मन को निहार याद रखेंगे इसे। ठीक, जाने मन को निहार, सिंपल है बिल्कुल। तो ये कौन कौन सा नहीं है इसमें, 4 में कौन सा 4 में नहीं है, यानी कि आयरन 3+ नहीं है, सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है। कह रहा है द फॉलोइंग द एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स विच आर रीडली सॉल्युबल इन वाटर आर। तो हम क्या करें, ये क्वेश्चन रिपीट आया, एक पेपर में और आया था ये क्वेश्चन, तो लिख देते हैं इसके लिए स्टेटमेंट क्या, कि द solubility of sulfates decreases on moving कहाँ, टॉप टू बॉटम इन एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। ठीक है। तो रीडली सॉल्युबल कौन होगा, BeSO4 और MgSO4। तो ए और बी हो गया आंसर, क्योंकि नीचे वाले तो सॉल्युबल कम ही होते जाएंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी घट रही क्योंकि। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, OF2 मॉलिक्यूल के बारे में बात कही गई और पूछा गया कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। तो OF2 के लिए अगर हम OF2 की ड्राइंग बनाएं तो OF2 ऐसा दिखेगा हमें, जिसके पास 2 लोन पेयर होंगे और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। ठीक। बॉन्ड एंगल इसका जो है वो 103 के अप्रॉक्स होता है। ठीक, वाटर से कम होता है। तो कह नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन 2, ये तो बहुत ही बढ़िया पहली बात। FOF जो एंगल है इज लेस देन 104.5, ये भी सही बात है। ऑक्सीडेशन स्टेटस +2, ये गलत बात है। मॉलिक्यूल इज बेंट शेप, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और बेंट शेप का है। ठीक, sp3 हाइब्रिडाइज्ड और बेंट शेप है। ठीक, और ज्योमेट्री लीनियर नहीं है। तो आंसर कौन कौन सही होगा, AB डिविलियर्स है ना। ठीक, तो आंसर आ गया 4। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन था, आसानी से लग जाना चाहिए था। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। फेलिंग टेस्ट देना चाहिए पॉजिटिव और Na फ्यूजन एक्सट्रैक्ट पे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड बनना चाहिए
with sodium nitroprusside gives a blood red color but not Persian blue. ठीक, तो फेलिंग टेस्ट कौन कौन देते हैं ये बात लिख लेते हैं. फेलिंग्स टेस्ट is given by aliphatic aldehydes, not by aromatic aldehydes. तो ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है, तो यही बचता ऑप्शन, तो बी सही हो गया. और सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो Na के साथ C+N+S लिख के सीधे NaSCN बना देते हैं. और NaSCN Fe3+ के साथ SCN- जब कंबाइन करता है तो FeSCN होल थ्राइस का ब्लड रेड कलर देता है. तो इसका ऑप्शन 2 ही सही होगा, जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर तीनों होने चाहिए और एरोमेटिक एल्डिहाइड देखना था हमें. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग रिएक्शंस इन विच A, B एंड C आर रिस्पेक्टिवली. अब NO2 को जब सनलाइट में रखेंगे तो NO बनेगी और O बनेगी. अभी हमें पता नहीं NO और O क्या है, A और B क्या है. अब B की रिएक्शन जब हमने O2 से कराई तो हमें क्या मिल जाएगा, O3 मिलना चाहिए. और A की रिएक्शन O3 से कराएंगे तो NO2 और O2 मिल जाएगा. तो बेसिकली ये A हो गया, ये C हो गया और ये B हो गया. तो ABC हमें बताने थे, तो ABC होगा, A हो गया क्या NO, B हो गया O और A हो गया C. तो फोर्थ ऑप्शन मिल गया भाई. सिंपल तरीके से सवाल का आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना. ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर its sulfide ore is heated in a reverberatory furnace after mixing with silica to remove the impurity of FeOS, Fe, SiO3. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो पहले ही ऑप्शन सही है. टेम्परेचर कम करने की जरूरत नहीं पड़ती है. अब जो सिलिका है SiO2 जो है बीइंग एसिडिक फ्लक्स remove the impurity of FeO as FeSiO3. ये एसिडिक है, FeO बेसिक है, तो एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर नहीं बनेगा, क्योंकि लक्स फ्लड वाला कॉन्सेप्ट है. लक्स फ्लड एसिड बेस होते हैं भैया, सुने या नहीं सुने मेरे को नहीं पता, लक्स फ्लड एसिड बेस भी होता है. ठीक है, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द प्रोटॉन्स मार्क्ड A to D इन द गिवन कंपाउंड. अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा H है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये हो गया, ये मोस्ट एसिडिक हो गया, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा H है. ये D वाला H जो है, इसके निकलने से निगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर पाएगा और दोनों तरफ कर पाएगा. इसके भी निकलने से नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस तो करेगा, लेकिन इसमें ऑक्सीजन के साथ करेगा, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. तो C सबसे ज़्यादा हो गया, फिर D हो गया. फिर अब A और B में जो एल्काइन वाला H है वो भी एसिडिक होता है, तो A और B आ जाएगा ऑप्शन. तो आंसर इसका 2 आ जाएगा. ठीक है, एल्काइन वाला H भी एसिडिक H होता है, तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं. ठीक, एल्काइन से जुड़ा H भी एसिडिक H है. ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ऑर्गेनिक का आ गया. कह रहा है द बेंजाइल आइसोसाइनाइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय. तो हमें पता है कि RBr की रिएक्शन अगर हम AgCN से कराते हैं
तो RNC बन जाते हैं, और KCN से कराते हैं तो RCN बनते हैं। तो आइसोसाइनाइड ऊपर वाला, तो इसमें बन जाएगा आइसोसाइनाइड। देखो कितना सरल क्वेश्चन आया। और ये रिएक्शन है कार्बाइलमीन। ये कौन सी रिएक्शन है? कार्बाइलमीन है। तो इससे CH2NC बन जाएगा। ठीक, इससे डायरेक्टली CN बन जाएगा, SN2 होगी। और ये कार्बाइलमीन वगैरह कुछ नहीं देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? A एंड B हो जाएगा। सिंपल सवाल था, ज़्यादा मुश्किल थी नहीं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है गिवन टू स्टेटमेंट्स लेवल्ड असर्शन एंड रीजन। अब असर्शन रीजन फिर से आ गया। कह रहा है कीटोज गिव सेलेवेनॉफ टेस्ट फास्टर देन एल्डोज। जो सेलेवेनॉफ टेस्ट है वो केवल और केवल कीटोज शुगर ही देती हैं। इकलौता ऐसा टेस्ट है जो कीटोज शुगर देती है। जब मैं बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊंगा तो इन टेस्ट के लिए अलग से इन्फॉर्मेशन दूंगा। एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं लिखी है ये बात कहीं से कहीं तक। ये क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बताता हूँ, तो जिन लोगों ने क्लास कभी मेरे से पढ़ी होगी तो उन्हें पता होगा, उनका आंसर सही आना चाहिए था। तो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। कीटोज अंडरगो बीटा एलिमिनेशन फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ फर्फ्यूरल। बिल्कुल नहीं, फर्फ्यूरल तो बनता ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका? 4। ठीक, पहला स्टेटमेंट सही है, रीजन गलत है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें मतलब टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं, याद रखने की कि सेलेवेनॉफ टेस्ट क्या होता है, बायूरेट टेस्ट क्या होता है, ज़ैंथोप्रोटाइक टेस्ट क्या होता है। तो मैं नाम बता रहा हूँ, ढूंढना इन्हें। ठीक है, ज़ैंथोप्रोटाइक, बायूरेट और सेलेवेनॉफ और मॉलिश, ये सब टेस्ट हमें देखने पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए हमें H- चाहिए। तो H- देखो केवल इसमें है और इसमें, दो में है। H- इसमें और इसमें एसिडिक H भी है, तो इससे तो बनने से रहा। तो ऊपर वाली रिएक्शन सही बनेगा। तो 8LiH प्लस Al2Cl6 विल गिव यू ट्वाइस LiAlH4 प्लस 6LiCl। ठीक है, कॉमन सेंस से सवाल लगा रहा हूँ कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड चाहिए तो H- चाहिए होगा। H- हाइड्रोजन से तो आने से रहा, इससे H- आ सकता था, तो ये ऑप्शन कंसीडर करना था। 2 और 3 तो बिल्कुल ही गलत थे। ठीक, कॉमन सेंस से सवाल को कर देंगे आसानी से। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग मैट्रिक्स मैच। IF7 में क्या है? मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। तो आई के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 ने 7 बॉन्ड बना लिए तो 0 आ गया। ठीक, और इसकी शेप कैसी होगी? मैं शेप इसकी लिख दूँ यहाँ पे। शेप इसकी होगी पेंटागनल बाई पिरामिडल PVP। ICl4- होगा स्क्वायर प्लेनर। XeF6 होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और XeF2 है लीनियर। XeF2 के पास हो गए 3 लोन पेयर, इसके पास हो गया कोई लोन पेयर नहीं। ICl4- के पास हो गए 2 लोन पेयर और इसके पास हो गया 1। तो 1 का हो गया 4, 1 का 4, 2 का हो गया 2, 2 का हो गया, सॉरी 2 का हो गया 3। तो आंसर इसका 3 आ गया। 3 का हो गया 2 और 4 का हो गया 1। ठीक है, तो ऑप्शन मैट्रिक्स ऐसे वाले तो सिंपल सवाल होते हैं, एडवांस में मुश्किल आता है। इसमें वन मोर देन वन करेक्ट मैचिंग होती है, एक में कई सारे मिलाने होते, बहुत दिक्कत करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज अ मैचिंग। 37 एटॉमिक नंबर रुबिडियम का है, एल्कली मेटल है। 78 प्लेटिनम होता है, D ब्लॉक हो गया। एल्कली मेटल मतलब S ब्लॉक हो गया। 52 है टेक्नीशियम का, यानी P ब्लॉक हो गया। सॉरी TE का, टेल्यूरियम का, यानी कि ये हो गया P ब्लॉक। और ये TB हो गया टर्बियम, टर्बियम F ब्लॉक हो गया, F ब्लॉक हो गया। तो A क्या है? A है हमारा S ब्लॉक, तो A का 4 सही हो गया। B है हमारा D ब्लॉक, तो B का 2 सही हो गया। तो आंसर हमारा 3 आ गया। सही से लिख दें, आंसर हमारा 3 आ गया। ठीक है,
टर्बियम 65 देख के 57 के बाद 71 तक क्या है हमारे पास, एफ लॉग लैंथेनाइड्स आ जाते हैं, तो ये लैंथेनाइड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। कह रहा है 600 ml of 0.01 molar HCl is mixed with 400 ml of 0.01 molar H2SO4. The pH of the mixture is। तो इससे सरल सवाल तो शायद ही दुनिया में बने कोई। तो m फाइनल निकाल लेते हैं, 600 इंटू 0.01 इंटू एन फैक्टर 1 प्लस 400 इंटू 0.01 इंटू एन फैक्टर 2 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आ गया कितना, ये आ गया 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 1000 आ गया। तो हमें पीएच निकालनी है क्या, पीएच निकालनी है, ठीक। तो ये आ गया 14 इंटू 10⁻³ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी फाइनल आ गई। तो पीएच आ गया माइनस ऑफ लॉग H प्लस आ गया। तो ये आ गया माइनस ऑफ लॉग 14 इंटू 10⁻³ तो जब इसे सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा 1.86। तो इसे लिख देंगे 186 इंटू 10⁻²। इतना ही लिखना था, हाँ। तो इसका आंसर आ गया 186। लॉलीपॉप क्वेश्चन, सिंपल, अच्छा सुंदर सवाल जिसका आंसर आसानी से निकाला जा सकता था। ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है। कह रहा है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड C10H12O2 गिव्स न्यूट्रल FeCl3 पॉजिटिव टेस्ट। जब भी FeCl3 के साथ पॉजिटिव टेस्ट आए तो मतलब फिनॉल है। इसकी पहले DB निकाल लेते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, या फिर हम इसे DU भी कहते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, दैट इज C+1। अगर किसी को फॉर्मूला नहीं याद है तो H प्लस एक्स माइनस N डिवाइडेड बाई 2। तो कार्बन है इसमें 10 प्लस 1, हाइड्रोजन हो गया हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया 11 माइनस 6 यानी कि 5। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 आ गई। ठीक है, अब फेलिंग सोल्यूशन FeCl3 के साथ टेस्ट दे रहा है तो कंपाउंड हम गैस करें तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे OH तो हो गई, एक ऑक्सीजन सेट हो गया। अब कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ कंपाउंड A विद NaOH एंड CH3Br गिव्स दिस। ठीक है, कार्बन बढ़ रहा है यानी कि इससे H निकालेंगे और CH3 पे अटैक करा देंगे। तो बेसिकली इस पे OH माइनस से निकाला और इस पे अटैक कराया, तो यहाँ पे CH3Br लिख दिया 1 और 2। अभी हमें ये नहीं पता कि बाकी ग्रुप कौन कौन से हैं, तो हम ये यहाँ तक सोच पा रहे हैं, वहाँ तक लिख दे रहे हैं। अभी 4 कार्बन हमें सेट करने। विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोआयोडिक एसिड गिव्स मिथाइल आयोडेट विद हॉट कॉन्सेंट्रेट NaOH एंड गिव्स द कंपाउंड बैक। ए ऑल्सो डीकलराइज एल्कलाइन KMnO4। अब एल्कलाइन KMnO4 को डीकलराइज कर रहा है तो यानी कि ये या तो एल्कोहल है या फिर हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। तो हम कुछ भी ले सकते हैं हमारे पास, क्योंकि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है तो हमने यहाँ पे एल्डिहाइड मान लिया और यहाँ पे मान लिया क्या कि यहाँ पे C3H7 लगा होगा। ठीक है, हमें 4 कार्बन सेट करने थे, तो ये कितने हो गए, देखो कार्बन 10 हो गए। अब CHO क्यों लिया, क्यों, और अल्कोहल क्यों नहीं लिया। CHO इसलिए लिया क्योंकि हमें DB कितनी करनी थी, DB इसकी हमें 5 करनी थी। अब इसमें पूछा है द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो इसका भाई ये A बन गया हमारे पास, इसके नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लो दोस्त लोग। ये OH आ गया, यहाँ पे CHO इसलिए लिया क्योंकि DBE को सेटिस्फाई करना था और यहाँ पे C3H7 लिख दिया। ठीक, तो इसमें पाई बॉन्ड कितने आ गए, 4 आ गए। अजीब सा सवाल था, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देते तो और बेहतर बन सकता था सवाल। मतलब मेरा ये मानना है कि सवाल को और बेहतरीन बनाया जा सकता था, बनाया नहीं गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ 300 ml बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक हैज 0.2 मोलर ऑफ CO2 dissolved in it. Assuming CO2 behaves as an ideal gas, the volume of dissolved CO2 at HTP will be। तो हमें ये पता है सिंपल कि 60 ml 300 ml of 0.2 molar CO2 dissolve in it। ठीक है, कह रहा है assuming CO2 behave ideally। अच्छा ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसके मिलीमोल्स कितने आ गए, मिलीमोल्स ऑफ CO2 निकाल लेते हैं।
मिली मोल्स ऑफ CO2 निकाल लेते हैं। यार फंस जा रहा ना, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ तो फ्लम्बल हो जा रहा है थोड़ा, उसे देखो। मिली मोल्स ऑफ CO2 कितने आ गए, 300 इंटू 0.2 यानी कि 60 मिली मोल्स आ गए। मैं डायरेक्टली लिख रहा था मिली मोल्स, यानी कि 60 इंटू 10⁻³ मोल्स आ गए। ठीक है, अब 1 मोल का वॉल्यूम, 1 मोल ऑफ CO2 का हमें वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 22.7 लीटर्स। तो 60 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ CO2 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 22.7 इंटू 60 इंटू 10⁻³ ये हमने मिली मोल्स लिए हैं और लीटर में लिया और हमें ml में निकालना है, तो इंटू 10⁻³ कर दें तो इससे कैंसिल हो गया। दैट टर्न्स आउट टू बी 1362 ml। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 1362 ml। बिल्कुल इससे सरल सवाल नहीं हो सकता था कुछ भी लगाने के लिए, तो इसे लगाना ही होता है। ऐसे सवाल भी जब नहीं लगा पाएंगे तो मेंस में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो बहुत कम हो जाएगी। ये सवाल तो लगाना बनता ही था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द रिडक्शन ऑफ परमैग्नेटाइट टू मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो MnO4 माइनस को कन्वर्ट करना है किसमें, Mn+2 में, MnO2 में, सॉरी MnO2 में। तो यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +7 और यहाँ पे +4 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 3। सीधे एन फैक्टर लिख दिया, खत्म हो गया सवाल, एक लाइन का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, इफ अ कंपाउंड A reacts with V, follows first order kinetics with rate constant this, the time taken by A to reduce from 7 ग्राम to 2 ग्राम will be। अब हमें ग्राम में दिया हुआ है, लेकिन हम क्योंकि रेशियो लेते हैं लॉग के अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, हमें कोई परेशानी नहीं है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं, K = 2.303/T log of A0/A। ठीक, K की वैल्यू हमें दे रखी है 2.011 इंटू 10⁻³ 2.303। T हमें निकालना है, लॉग ऑफ A की वैल्यू है 7/2। तो इससे जब T सॉल्व करेंगे तो T विल बी 622.98। ठीक, T सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा इससे, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 623 सेकेंड्स। तो ये 623 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, हमें सेकंड में ही रिपोर्ट करना था तो डायरेक्टली सेकंड में ही रिपोर्ट कर दिया, सिंपल सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या करा, करा व्हेन 2 liters of ideal gas expand isothermally into vacuum to a total volume of 6 liter, the change in internal energy। अब जब आइसोथर्मल कह दिया तो डेल्टा टी हो गया फिक्स, डेल्टा टी हो गया 0 एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट, तो डेल्टा टी आ गया 0। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है NCV डेल्टा टी, तो डेल्टा यू आ गया 0। वर्क वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंड हो रही है तो P एक्सटर्नल भी हो गया 0, तो DW इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू DV, तो ये भी हो गया 0। और डेल्टा U इज इक्वल टू होता है डेल्टा Q प्लस डेल्टा W, तो क्योंकि डेल्टा U 0 है, डेल्टा W 0 है, इसलिए डेल्टा Q भी 0 आ गया। ठीक, तो सब कुछ 0 होगा तो इसका आंसर हम लोग 0 लिख देते हैं। मैंने पूरा बाकी चीज़ें बता दी तो जिससे तुम्हें आराम रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सम अमाउंट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 इज एडेड टू 671.141 ml ऑफ, अजीब सा नंबर था, ऑफ क्लोरोफॉर्म टू प्रिपेयर 2.6 इंटू 10⁻³ मोलर सोल्यूशन ऑफ DCM। ठीक, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DCM इन ppm बाई मास बताना हमें। तो मोलैरिटी हमें दी हुई है तो हमें से लिख लें 2.6 इंटू 10⁻³ मोलैरिटी इज इक्वल टू x अपॉन मोलर मास हो गया 85, इसका हो गया 12 + 2 + 71। ठीक,
तो ये हो गया 85 मोलर मास इनटू वॉल्यूम दिया 141 इंटू 1000। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू आ गई कितनी 2.6 इंटू 10⁻³ इंटू 85 इंटू 671.141 इंटू 10 और डिवाइडेड बाय 1000 आ गई। ठीक, अब हमें निकालना है पीपीएम में आंसर। तो जब पीपीएम में निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे कि पीपीएम में क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 10⁻⁶। तो मास हमें x की वैल्यू दी है, x अपॉन ये हो जाएगा 671.141 इंटू डेंसिटी इसकी है 1.49 इंटू 10⁻⁶। सबको पुट कर दोगे तो यहाँ पे जो ppm आ जाएंगे इसके निकल के आ जाएंगे 148.3 ppm आ जाएगा। इसका आंसर शायद मेंस वालों ने ठीक भी नहीं किया और ये गलती है, तो इसका करेक्ट आंसर 148 है। जो मेंस में दिया हुआ है वो सही आंसर नहीं है, तो ध्यान रखना, उन्होंने करेक्टिफाई किया नहीं यार, वो बड़े बेवकूफ़ लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। ठीक, इसका आंसर 148 है। पीपीएम भी नहीं सही निकाल पा रहे तो बस डूब मरना चाहिए। करा अ सोल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन 20 ग्राम्स ऑफ water boils at 373.52 Kelvin, the molecular mass of the solute in ग्राम पर मोल। ठीक है, तो हमें क्या दिया, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू होता है आई इंटू के बी इंटू एम। ठीक, इसकी वैल्यू दी है 0.52 और नॉन वॉलेटाइल है तो आई की वैल्यू 1 हो गई। के बी दिया है 0.52 इंटू मोलैलिटी हमें निकालनी है, तो 2 ग्राम अपॉन मोलर मास इंटू 20 ग्राम्स ऑफ वाटर इंटू 1000। सिंपल, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से 10 आ गया और ये 10 से m आ गया, तो m की वैल्यू आ गई 100। इससे सुंदर सवाल नहीं हो सकता, सिंपल और सुंदर। देखो लिक्विड सोल्यूशन का सवाल आएगा तो यार इजी ही आना है, उसमें ज़्यादा कलाकारी होती नहीं है। ठीक, एक्सेप्ट अगर उसमें सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट जैसे जो एक पेपर और डिस्कस हुआ है, भी मैंने जो आएगा वीडियो उसमें देखना कि शायद 29 की मॉर्निंग शिफ्ट में है, वो उसमें सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट भी लगा दिया लिक्विड सोल्यूशन में, तो वो मुश्किल हो जाता है। ऐसा सवाल तो चवन्नी छाप है, इसमें तो लगा ही नहीं चाहिए हमें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कंसीडर द सेल प्लेटिनम सॉलिड H2 गैस के साथ हमने H+ का सोल्यूशन ले लिया और Fe2+ लिया। व्हेन द पोटेंशियल ऑफ द सेल इज दिस, द रेशियो ऑफ दिस इज। ठीक है, तो ये सेल है, ये हमारे पास दिया हुआ है एनोड और ये दिया हुआ है कैथोड। अब हमें पता है ई सेल इज इक्वल टू होता है E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड माइनस 0.06 की जगह अगर हम, हाँ ठीक है, 0.6 अपॉन n लॉग ऑफ ये हो जाएगा Fe2+ अपॉन Fe3+। ठीक, ई कैथोड की वैल्यू जो हमें दी है वो दी है 0.771, ये दिया है 0.712 माइनस, इसे हम 0.059 ही लिख देंगे, एक्चुअल वैल्यू तो 0.059 होती है, अपॉन 1 लॉग ऑफ Fe2+ अपॉन Fe3+। इसे इससे माइनस कर देंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ 0.059 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.059 लॉग ऑफ Fe2+ अपॉन Fe3+। ये पूरा कैंसिल हो गया, तो लॉग ऑफ Fe2+ अपॉन Fe3+ की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1, तो Fe2+ अपॉन Fe3+ का जो कॉन्सेंट्रेशन आ गया वो हमारे पास 10 आ गया, तो ये नंबर हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल सवाल था। अगर इसका सेल लिखना चाहो तो सेल की रिएक्शन लिख सकते हैं कि एनोड पे क्या हो रहा होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो H2 हाफ H2 विल गिव यू H+ प्लस इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे हो रहा होगा क्या, Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2+। तो अगर हाफ सेल की रिएक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, H2 गैस प्लस Fe3+ गिव्स Fe2+ प्लस H+।
उसी हिसाब से इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन 1 दिया था तो हाइड्रोजन लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। और 0.05 नहीं ले लिया क्योंकि अप्रॉक्सीमेट नियरेस्ट करना था, तो मैंने उसे 1 पॉइंट डेसिमल चक्कर में बड़ी लॉग में दिक्कत होती है ना, लॉग दिया भी नहीं तो उसे वैसे ही सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁻12 हर्ट्ज इन जूल पर मोल इज। तो E इक्वल्स टू होता है एच न्यू। एच की वैल्यू हो गई कितनी 6.626 गिवन है इंटू 10⁻⁻34। न्यू की वैल्यू हो गई 2 × 10⁻12। Na की वैल्यू हो गई 6.022 × 10⁻23, ठीक। तो 23 ये सब पावर कैंसिल होकर यहाँ पे 10 बची केवल, तो ये बन गया 6.2626 इंटू 20 इंटू 6.022। इन सबको मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर 798। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करके तो नहीं दिखाएंगे ना, ठीक। तो सिंपल सवाल था, आसानी से हो जाना चाहिए। तो ये एक और पेपर डिस्कशन आ गया। पेपर्स के डिस्कशन इसलिए देखो कि जब सवाल लगाओगे तो फंसोगे तो उसे डिस्कस कैसे करा जाएगा, ठीक है। और सही डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, सवाल की अप्रोच बहुत ज़रूरी है कैसे करनी है, ठीक है। तो ये डिस्कशन नहीं समाप्त होता है, हम लोग अब एक बार और अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो कुछ इनऑर्गेनिक के नोट्स वीडियोस, ऑर्गेनिक के पुराने जीओसी के वीडियोस तुम देख सकते हो जहाँ पे फंसो जिस सवाल के लिए भी, और मैं बाकी पेपर्स के भी धीरे धीरे सॉल्यूशंस डाल दूंगा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू वेरी मच।